चलो भाई, तो आज हम क्या शुरू करेंगे भाई, मोल कॉन्सेप्ट के हमारे 2 लेक्चर हो गए। ठीक है, पहले लेक्चर में क्या देखा था हमने? पहले लेक्चर में हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के बारे में बात करी थी, मोल के कैलकुलेशन करी थी इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ वेट एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। समझ में आ रही बात? नंबर के रेस्पेक्टिव हमने देखा था कि जो हमारा नंबर होता है उसमें 1 मोल किसके बराबर होगा? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। दैट मींस के 6.022 into 10 की पावर 23 एंटिटीज यहाँ पर होती है। अब वो एंटिटीज आयन हो सकते हैं, वो एंटिटीज आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो एंटिटीज आपके एटम्स हो सकते हैं, सारी चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, आ रही बात समझ में? सारी चीजें यहाँ पर क्या है? पॉसिबल है। समझ में आ रही बात? उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद में हमने पढ़ा था भैया आपका नंबर ऑफ मोल्स के कैलकुलेशन के, मतलब हमने न्यूमेरिकल्स बेस करा था। सेकंड क्लास में हमने बात करी थी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को लेकर के, जिसका फॉर्मूला क्या था? जिसका फॉर्मूला था वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर से। एन फैक्टर निकालने के तरीके 5। पहला, एसिड के लिए जितने रिलेशेबल H पॉजिटिव आयन इन द बेस, उसे हम क्या बोलेंगे? बेसिसिटी ऑफ द एसिड बोला जाएगा। दूसरा, बेस जितने OH नेगेटिव आयन दे सकता हो उसे हम क्या बोलेंगे? वो भी एन फैक्टर होगा। तीसरा आता है सॉल्ट, टोटल कैटायनिक चार्ज होगा या फिर क्या होगा? एनायनिक चार्ज होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वही क्या होगा? उसका एन फैक्टर होगा। और एक 5वां गैसेस के लिए था, हालांकि नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन याद रखने वाली चीजें हैं कि जो आपकी गैसेस होती है बेसिकली, जैसे CO2 हुआ, NO2 हुआ, एंड आपके CO2 हुआ, NO2 हुआ, ठीक है, Cl2O7 हुआ, Cl2O3 हुआ, इस तरह की जो गैसेस होती है बेटा आपकी, इनका इनफैक्टर कितना है? इनका इनफैक्टर जो है हमारा 2 रखा जाएगा। अमोनिया का HCl का क्या रखा जाएगा? 1 रखा जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें आपने क्या रखनी है भाई? ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, तो आज हम उसी सीरीज में बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। क्या टॉपिक है भाई आज का हमारा? परसेंटेज कंपोजिशन। भाई सिंपल सा फंडा समझिएगा क्या है कि जो बेटा हमारा परसेंटेज कंपोजिशन है, क्या है बच्चों? जो हमारा परसेंटेज कंपोजिशन है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन में आखिरकार खेल क्या चलता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। समझ में आ रही बात? देखो, नाम से ही पता लग रहा कि किसी भी चीज का, किसी भी कंपोजिशन में, किसी पर्टिकुलर चीज का, किसी पर्टिकुलर का कितना परसेंट कंपोजिशन होगा, कोई एक कंपाउंड होगा, तो उसमें हम एक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपके सामने लेकर के चलता हूं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से क्या है भैया? ध्यान से रखना कि मान लो मेरे पास में कंपाउंड है, और कंपाउंड का नाम क्या है? कंपाउंड का नाम हो गया मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखना, कार्बन डाइऑक्साइड है। एक छोटा सा हल्का सा एग्जांपल लेते हैं, और मुझे कार्बन डाइऑक्साइड में ये निकालना है कि कार्बन का कंपोजिशन कितना है। ध्यान से सुनिए, क्या बोला मैंने? कि मेरे पास में कोई भी एक कंपाउंड होगा, तो इस कंपाउंड में मुझे निकालना है कि इस कंपाउंड में कितने परसेंट कार्बन यहाँ पर क्या होगा बेटा? मौजूद होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन बोलेंगे, क्योंकि पूरे कंपाउंड में से केवल मैं एक के बारे में क्या कर रहा हूं? बात कर रहा हूं। दूसरा देखिएगा, मैंने बोला सर वाटर है, वाटर में कितने एटम है? कितने टाइप के एटम है? 2 टाइप के। सर एक होगा हाइड्रोजन, दूसरा होगा ऑक्सीजन। तो मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि ऑक्सीजन कितने परसेंट है वाटर के अंदर, और हाइड्रोजन कितने परसेंट है। और परसेंट में भी यहाँ पर कौन से परसेंट की बात करता हूँ भैया? मास परसेंट के बारे में बात करता हूँ, या वेट परसेंट के बारे में बात करता हूं। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? तो ये एक तरह से रेशियो के लेवल पर यहाँ पर जाकर क्या करेगा? हमारा काम करेगा। कोई दिक्कत वाली बात है? तो अगर बेसिकली एक छोटा सा हम एग्जांपल से यहाँ पर समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर अब ये क्या है? ये है आपका वाटर, हाँ या ना? ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? वाटर। इस वाटर को कैसे पढ़ा जाएगा? सर ये कितने मोल वाटर है? ये 1 मोल वाटर है, हाँ या ना? ठीक है भैया। अगर यहाँ पर वाटर के इधर कुछ नहीं लिखना तो मतलब क्या लिखा होगा? 1 मोल है। तो क्या है भैया? 1 मोल वाटर है। अब 1 मोल वाटर के अंदर क्या मौजूद है? सर 1 मोल वाटर के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन मौजूद है, हाँ या ना? एंड 1 मोल क्या मौजूद है भाई? ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। समझ में आ रही बात? यानी कि 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का मिलकर के क्या बना रहे? हमारे 1 मोल वाटर का बना रहे। नहीं आ रही समझ में बात? आशीष, हर लेक्चर में मुझे तुझे टोकना पड़े, तेरा ध्यान कहीं और है। बता मैंने क्या बोला अभी? बता क्या बोला मैंने? बस जो बोला एग्जैक्ट वही लाइन रिपीट कर दे। है नहीं पता? कहाँ है ध्यान भाई? इधर ध्यान दे लो। ठीक है, तो ये क्या है भैया? वाटर है। वाटर का 1 मोल वाटर में क्या होगा? हमारा 2 मोल H2 होगा। एक और एग्जांपल देखेगा, मैंने बोला K2Cr2O7, हाँ या ना? ठीक है, ये कितने मोल है? पूरा का पूरा कंपाउंड बताओ। 1 ही मोल है, कॉमन सेंस की बात है। तो ये क्या है हमारा? ये 1 मोल कंपाउंड है। अगर मैं इसमें क्रोमियम की वैल्यू निकालूं तो बताओ क्रोमियम कितने मोल दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर?
2 मोल क्रोमियम हो गया, तो 1 मोल के अंदर कितना है भैया, 2 मोल क्या होगा, क्रोमियम होगा। इस तरह से आपको क्या रखनी है भाई, चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिएगा, तो मैं क्वेश्चन से शुरुआत कर देता हूं। चलो मैं K2Cr2O7 के ले लेता हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि K2Cr2O7 में क्रोमियम का क्या निकालना है, आपको परसेंटेज वेट निकालना है। आई बात समझ में, क्या बोला मैंने कि आपको K2Cr2O7 में क्रोमियम का क्या निकालना है, परसेंटेज वेट हमको निकाल करके चलना है। समझ में आ रही बात। तो अगर किसी का परसेंटेज वेट निकाला जाएगा तो निकालने का सबसे परसेंट का मतलब होता है 100 में से, तो हम यहाँ पर क्या होगा 100 यूज करें, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और लीजिएगा, मान लो आपका 100 नंबर का पेपर है, आपके कितने नंबर आए, 70 नंबर आए, तो कितने परसेंट हो गए, 100 में से 70 नंबर आए, कितने परसेंट हो गए, 70% हो गए। कैसे कैलकुलेट किया सर, ये कैलकुलेट किया, नीचे हमने क्या रखा 100, ऊपर क्या रखा 70 और इनटू में क्या रखा परसेंट 100%, यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए एक चीज तो समझ में आ गई कि 100% से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे टोटल मार्क्स लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन लिखा जाएगा। तो बेटा यही सेम कहानी कहां पर लागू होती है भाई, यही सेम कहानी लागू होती है क्रोमियम के केस में। अगर आपको यहाँ पर परसेंटेज वेट निकालना है बच्चों, किसका, क्रोमियम का निकालना पड़ेगा, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा आपको, नीचे लिखना पड़ेगा टोटल वेट ऑफ द कंपाउंड, हाँ या ना, समझ में आ रही बात। और ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा कि टोटल वेट ऑफ क्रोमियम, समझ में आ रही बात। भाई क्रोमियम अगर 1 मोल होता कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्रोमियम अगर इस कंपाउंड में 1 मोल होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब आपका जो टोटल वेट ऑफ क्रोमियम है भाई, इनटू में क्या रहेगा 100% तो रहने वाला है कि नहीं रहने वाला, ठीक है। आपका टोटल वेट ऑफ क्रोमियम ऐसे तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम ऑफ क्रोमियम, हाँ या ना, और नंबर ऑफ एटम ऑफ क्रोमियम, कितने एटम के नंबर है मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक वेट ऑफ क्रोमियम। भाई टोटल वेट ऐसे तो निकलेगा भाई, एक एटम का जो भी एटॉमिक वेट होगा, जितने एटम क्रोमियम के होंगे वो उससे मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे क्या आ गया हमारा, नीचे आ गया हमारा टोटल वेट, और मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 100% तो भाई हमारा चल ही रहा है। अब इतनी लंबी छोटी लाइन में लिख करके एक फाइनल फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिएगा कि किसी भी चीज का जब आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, परसेंटेज वेट निकालना है, तो सीधा सीधा क्या करना है, उस एटम की, जिस पर्टिकुलर एटम की बात हो रही उस एटम की क्या निकालेंगे, एटोमिसिटी निकालेंगे। उस एटम का क्या लिखेंगे, एटॉमिक वेट, या फिर मॉलिक्यूलर वेट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट बेसिकली वो यूज करेंगे जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का जिक्र कर रहे, ध्यान से सुनिएगा। तो ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है किस फॉर्म में, O2 के फॉर्म में। तब आप ये मत लिख देना कल भैया ऑक्सीजन का जो है क्या बोलते हैं आपका, बेसिकली यूजुअली जो आपका मतलब कुल मिला के क्या है कि वो जिसके बारे में वो बात कर रहा है, आपको उसी एलिमेंट का क्या लिखना पड़ेगा, वहां पर एटॉमिक वेट लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात आपको। जितने एटम है, कहीं पर ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट लिखना है आपको 1/16, कहीं पर आपको ऑक्सीजन 2 दिखाई पड़ रही तो क्या लिखना 2/16। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली जो भी यहाँ पर एटॉमिक वेट होगा, मॉलिक्यूलर तो यूज नहीं करेंगे, एटॉमिक वेट ही कहना ज्यादा सही होगा यहाँ पर, ठीक है। एटॉमिक वेट ही कहना ज्यादा ठीक होगा। एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जिसका आप निकाल रहे हैं, और इसको डिवाइड कर देना है टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड से। समझ में आ रही भैया बात, अरे आ रही क्या। और इनटू में क्या कर देंगे भाई, इनटू में कर देंगे 100%। तो बेटा ये फॉर्मूला आपका निकल के आ जाता है, जिसको हमने यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है K2Cr2O7 का परसेंटेज वेट निकालना है। तो इसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, एटोमिसिटी की जरूरत पड़ेगी। क्रोमियम की एटोमिसिटी कितनी है, कितने नंबर ऑफ एटम है सर 2 है। क्रोमियम की किसकी जरूरत पड़ेगी, K2Cr2O7 का क्या यूज करना, हमें मोलर मास यूज करना, और एटॉमिक वेट किसका यूज करना, क्रोमियम का हमें यूज करना। अब देखो यहाँ पर मोलर मास है, क्या तुम्हें क्वेश्चन में मोलर मास गिवन है क्या, नहीं गिवन है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको एक लिस्ट दी थी, उसमें कहा था कि आपको क्रोमियम का क्या रखना पड़ेगा, एटॉमिक मास। भैया आपको यहाँ पर क्रोमियम का ध्यान रखना पड़ेगा, एटॉमिक वेट भी क्रोमियम का, और K2Cr2O7 के पूरे का मोलर मास भी हमें क्या रखना पड़ता है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना था भैया, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर था 24। समझ में आ रही बात, 24 इंटू डबल तो करना ही होता है, कितना हो गया 24 दूनी 48, और जो ये आपका मिडिल में था मतलब
शुरुआत में नहीं था, याद है ना, वो शुरू में 3 था, फिर बाद में लास्ट में 3 4 5, 4 को छोड़ के बीच में 4 5 4 5 था। तो ये इवन नंबर का एटॉमिक नंबर है, तो 4 को क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो 24 दूनी 48 और 4 52। तो इसमें एक क्रोमियम का एटॉमिक वेट कितना आता है, 52 आता है। और K2Cr2O7 का एटॉमिक वेट कितना आएगा निकल के, 294 मोलिकुलर वेट, सॉरी वो आपने क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। तो ये अगर आपके देखो यहाँ पर मोलिकुलर वेट वाले फॉर्मूले क्वेश्चन क्या होते हैं, काम आता है, ठीक है। चलिए, तो K2Cr2O7 का जो हमारा मोलिकुलर वेट है वो कितना हो गया भैया, वो हो गया हमारा 298, आरिवा समय। और जो आपका क्रोमियम का जो आपका एटॉमिक वेट है, क्रोमियम का जो मोलर मास होता है वो होता है आपका 52। समझ में आ रही बात, बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू रखो कि परसेंटेज वेट रखना। एटोमिसिटी कितनी क्रोमियम की, यहाँ 2, एक का कितना है भैया 52, डिवाइडेड बाय किससे करना, 294, किससे डिवाइड करना भाई, 294 से, 8 नहीं है सॉरी 294 है, 8 बोल देता है क्या मैंने, सर आपने 8 क्या बोल दिया, आपने तो लिख भी 8 ही दिया। अरे बात समझ, तो क्या है 294, कोई दिक्कत वाली बात। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 100% से, ऑब्वियस सी बात है 100% से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और ये वैल्यू आपकी लगभग निकल के कितनी आ जाती है, ऑलमोस्ट वैल्यू निकल कर आ जाती है 35%। समझ में आ रही भाई बात आपकी, क्लियर है। तो ये चीज बेटा आपको क्या रखनी, इस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं। नहीं आ रही समझ बात, अरे आ रही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, एक कंपाउंड कंटेन्स 3 सल्फर एटम पर मॉलिक्यूल, इफ कंपाउंड हैज 20% ऑफ सल्फर कैलकुलेट मोलर मास। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि कोई भी आपका क्या है भैया, एक कंपाउंड है, आरी बात समझ में, उस कंपाउंड के अंदर सल्फर के कितने एटम है भैया, 3 एटम है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कंपाउंड के अंदर सल्फर के कितने एटम है भाई, 3 एटम है। और अगर कंपाउंड के अंदर सल्फर कितना है, 20% सल्फर मौजूद है, तो कंपाउंड का आपको क्या निकालना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक कंपाउंड है, कंपाउंड में सल्फर के कितने एटम है, 3 एटम है। अगर सल्फर के जो 3 एटम है उनका परसेंटेज वेट कंपाउंड में कितना आ रहा है, 20% आ रहा, तब आपको कंपाउंड का क्या बताना है, मोलर मास बताना है। अब कैसे निकालेंगे सर, फॉर्मूला तो हम जानते हैं, परसेंटेज वेट इज इक्वल टू एटोमिसिटी, 2-4 बार लिख लो, फॉर्मूला याद हो जाएगा, एटोमिसिटी इनटू क्या हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मूले की जगह कॉन्सेप्ट से अगर आप ध्यान करोगे तो इजी पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे सिखाएगा। कॉन्सेप्ट क्या था, किसी को परसेंटेज वेट निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल वेट ऑफ उस दैट पर्टिकुलर एलिमेंट का, और किससे डिवाइड करना होगा, टोटल वेट से, और 100%। ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये कॉन्सेप्ट है, सीख लो। फॉर्मूले कहां तक क्या याद करोगे, अरे बात समझ में। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर एटोमिसिटी हो गया, मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया भैया, वेट ऑफ सल्फर, एटॉमिक वेट ऑफ क्या लिखना है, सल्फर लिखना है, और डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, टोटल मास। तो टोटल मास को मैंने कितना मान लिया, m मान लिया। मास निकालना तो मास इधर लिया, परसेंटेज वेट कहाँ लिया, यहाँ पर लिया, तो मोलर मास कितना आ जाएगा, एटोमिसिटी कितनी 3, सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है 32, अब सल्फर एटॉमिक नंबर 16 दूनी 32, और परसेंटेज वेट कितना आ गया भैया यहाँ पर 20 आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया आपके, ये 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96 बटे कितना आ गया, 20 आ गया, यानी कि 4.8 क्या आ गया इसका, सॉरी 3 दूनी 6 3 तिया 9, अच्छा 100% भी तो है यार यहाँ, ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, समझ में आ रही बात, ये भी तो है ना यहाँ पर, इसे कैसे छोड़ देंगे हम। तो ये क्या हो गया, 20 पंजे 100, 32 पंजे 160, और 16 तिया 48, तो कितना आ गया 400 ग्राम पर मोल, ये इसका क्या आ गया, मोलर मास आ गया 480 ग्राम। समझ में आ रही बात आपको। तो ध्यान रखिएगा, तो कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक है, मैं भी मिस्टेक कर गया था एक, और ये सिली मिस्टेक होती है, कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ रहा है, अब एक छोटी सी चीज रह गई, ध्यान नहीं रहता। ये कब होंगी चीजें, ये होंगी जब हम क्वेश्चन के ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। समझ में आ रही भाई बात आपकी, क्लियर है। चलिए हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। कोई भी कंपाउंड है, ध्यान सुनिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास में कोई एक कंपाउंड है, क्या है भैया, एक कंपाउंड है। उस कंपाउंड में क्या मौजूद है हमारे, उस कंपाउंड में मौजूद है 25% ऑफ ऑक्सीजन। क्या मौजूद है भाई, 25% ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है उस कंपाउंड के अंदर। समझ में आ रही बात। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इट्स मिनिमम मोलर मास। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर क्या, मोलर मास, ठीक है। अब अगर खाली मोलर मास होता
तो उसे क्या देनी पड़ती, उसे एटम भी देने पड़ते, कितने नंबर ऑफ एटम है। लेकिन इसने खुद क्या बोला, मिनिमम मोलर मास। मिनिमम मोलर मास का मतलब क्या है कि जब भी आपको क्वेश्चन में मिनिमम मोलर मास वर्ड दिख जाए तो समझ जाना कि उस कंपाउंड के अंदर उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो एटोमिसिटी होगी, जो नंबर ऑफ एटम होंगे, वो क्या होगा, वो होगा 1। भाई कॉमन सेंस लगाओ, किसी भी कंपाउंड में सबसे कम एलिमेंट क्या होगा। अगर हम कह रहे कि एक कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट, ये एलिमेंट फॉर श्योर 101% मौजूद है, तो मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम कितने मोल यूज कर सकते हैं आप, 1 मोल ही यूज कर सकते हैं आप मिनिमम उसके। समझ में आ रही बात। प्रैक्टिकली सर हमने तो देखा रिएक्शन फ्रैक्शन में भी होती है 3/2 मोल होते हैं किसी किसी, बेटा वो हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से होती है, आधा मोल कभी भी रिएक्ट नहीं करता। समझ में आ रही बात। जब भी आप कंपाउंड लोगे तो मिनिमम 1 मोल लोगे। वो ऐसा हो सकता है कि सिंपलेस्ट रेशियो में आधा निकल कर आ जाए। फॉर एग्जांपल कोई चीज आपने क्या ली भैया, 4 मोल ली, और किसी चीज का खर्चा हो गया आपका केवल 1 मोल का, तो आप ये तो बोल सकते हैं कि अल्लाह भैया कि एक उसकी क्या लगा, 4 गुना लगा, और उसका क्या लगा, 1 ये लगा। चाय बनाते हैं घर के अंदर, बस चाय में क्या, चाय की पत्ती दूध की क्वांटिटी के बराबर रखी जाती है क्या, नहीं। तो हर चीज की अपनी क्वांटिटी। अगर आप चाय पत्ती को दूध के अंदर दूध की क्वांटिटी के बराबर रख लोगे भैया, तो चाय बेकार हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। समझ में आ रही बात। या चीनी को दूध की क्वांटिटी के। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो भी आपका कंपोजिशन है, जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, कोई चीज ज्यादा होगी, कोई चीज आपकी कम होगी, लेकिन सबसे कम क्या होगा, सबसे कम 1 मोल वहां पर होगा। समझ में आ रही बात। वो तो हमने कैलकुलेट किया कि अल्लाह, हमने बोल दिया कि अल्लाह भाई उसे 4 की जगह फिर क्या लिख लो, अगर हम 1 मोल किसी पर्टिकुलर चीज का लिख रहा तो दूसरे का हम क्या लिख लेंगे, 0.25 मोल। ऑब्वियस सी बात है, उसके रेस्पेक्टिव में अगर वो 4 गुना ज्यादा ले रहे। सिंपलेस्ट रेशियो हमने यहाँ पर ले लिया, लेकिन हम फिर सिंपलेस्ट की बात यहाँ पर क्या नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूजुअली। तो यूजुअली सबसे कम कितना एटम इन्वॉल्व होगा, 1 एटम यहाँ पर क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। अब आगे कुछ नहीं रखा, आगे आपका फॉर्मूला डायरेक्ट है। तो मोलर मास इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, क्लियर है। कितना आ रहा भैया, आपका एटोमिसिटी 1 आ रही। सल्फ ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, 16, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, परसेंटेज यहाँ पर 25 हो गया, और इनटू में क्या आ गया हमारा, 100 आ गया। 25 चौका 100 और 16 चौका कितना आ गया, 64। यानी कि इस कंपाउंड का मोलर मास कितना है भैया, 64 ग्राम पर मोल होगा। याद क्या रखना है आपको, याद रखना है कि मिनिमम मोलर मास का मतलब क्या है, कि यहाँ पर एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी भैया, एटोमिसिटी यहाँ पर 1 हो जाती है। नहीं आ रही समझ में बात, अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए इस वाले टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 60,000 टू 67,200, एक कोई कंपाउंड है, उसका मोलर मास कितना दे रखा, 67,200 दे रखा। यानी कि कोई क्या होता है, ये कोई आपका बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल है। एंड इट कंटेन्स 0.33% आयरन। इसमें आयरन का परसेंटेज कितना है, 0.33% है। कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमें गिवन है कि कोई भी आपका क्या है, कोई भी एक कंपाउंड है, समझ में आ रही बात। उस कंपाउंड का जो मोलर मास है वो कितना दे रखा, 67,200 ग्राम पर मोल गिवन है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। उस कंपाउंड के अंदर जो Fe का कंपोजिशन है वो कितना है, 0.33% है। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ Fe एटम निकालना है। बोले तो क्या हुआ, ये हुआ आपको एटोमिसिटी। क्या निकालना है भैया, ये आपको एटोमिसिटी फाइंड आउट करनी है। भाई ध्यान से देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि क्या था, एटोमिसिटी परसेंटेज वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और मोलर मास। आपको एटोमिसिटी वेट ऑफ मोलर मास यूज हो सकता है, वो दे देगा कि कंपाउंड इतना, उसका परसेंटेज इतना, तो आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है उसका। परसेंटेज वेट कैलकुलेट करने को दे सकता है, मोलर मास को दे सकता है, या फिर क्या देगा वो आपको, एटोमिसिटी को यूज करने के लिए देगा। भाई समझ में आ रही बात आपको। चलिए तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो सर हमारे पास में वही है कि परसेंटेज वेट इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास फॉर्मूला सर, परसेंटेज वेट इज इक्वल टू, अच्छा डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर है। हर बार फॉर्मूला लिखोगे तो वो टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। परसेंटेज वेट कितना है आयरन का, 0.33% आया ना। अच्छा 0.33% है, तो उसको क्या कर देंगे आप, 0.33, चलो पहले ये लिख लीजिएगा, 0.33%। नंबर ऑफ एटम, एटोमिसिटी कितनी मान ली मैंने, मान लो स्मॉल एन मान लिया, है ना, इज इक्वल टू आयरन का जो यहाँ पर एटॉमिक वेट होगा वो कितना यूज करेंगे हम यहाँ पर, बेसिकली 56। अब आयरन का एटॉमिक वेट कितना होगा भाई, 56 यूज करते हैं, नहीं करते हैं, तो ये चीज आपको क्या रखनी, ध्यान रखनी। उसके बाद में क्या है, मल्टीप्लाई बाई 100% तो यूज करा ही जाता है यहाँ पर, और करा जाएगा। नीचे क्या होगा, नीचे होगा कंपाउंड का मोलर मास, जिसको हमने कितना मान लिया, 67200। अब यहाँ से n की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 0.33 आ रही बात समझ। इनटू में क्या आ गया आपके 67,200 डिवाइडेड बाई क्या आ गया तुम्हारा 56, इनटू में क्या आ गया हमारा 100। 2 पॉइंट से क्या कर दो भैया, 2 जीरो उड़ा दो, नहीं उड़ा सकते, 2 पॉइंट से क्या उड़ा दी,
2 जीरो उड़ा दी, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसे 56 से डिवाइड करो, 56 बन जा 56 एकम 56, कितने बचे 11, अबे 56 11 67, कितना हो गया 112, और 56 दूनी कितना हो गया भाई 112, तो ये हो गया 33 गुना 12 बटे 100, 12 36 का 6 का हासिल लगा 3, 12 36 और 6 39 बटे 100, यानी कि कितना एटम हो गए 3.96 एटम। अब किसी कंपाउंड में फ्रैक्शन में तो एटम होंगे नहीं, एटम तो पूरा ही होगा ना, तो ये वैल्यू लगभग किसके बराबर आ जाएगी कि यहाँ पर आयरन के इसके अंदर कितने एटम है भाई 4 एटम मौजूद होते हैं। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आपका ये हो गया भैया, समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है भाई? है भाई, कोई दिक्कत वाली बात? तो परसेंटेज वेट निकालना भी आ गया, सारी चीज आ गया, कोई भी एलिमेंट है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि 1 से लेकर 30 तक आपको एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। कुछ फॉर्मूले जो थे उनके आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कुछ कंपाउंड का, और उनके मोलर मास भी आपको मालूम होने चाहिए। अब मान लो आपको K2Cr2O7 का एटॉमिक मास नहीं मालूम है, क्रोमियम का आपको मिल गया, पहले तो आप कैलकुलेट करोगे क्रोमियम की, उसी ट्रिक लगा क्रोमियम का क्या बैठेगा, फिर आप K2Cr2O7, भैया 2 मिनट तो तुझे ट्रिक में लग जाएंगे, है नहीं है? 1 मिनट 2 मिनट तो 1 मिनट तो खराब कर देगा तो ट्रिक के अंदर। अब इतने तू 1 मिनट जो है ट्रिक के अंदर खराब करेगा, इतनी देर में तो जो लाखों बच्चे हैं वो आगे पहुंच जाएंगे तुझसे। टाइम तो तेरे पास भी उतना, टाइम उनके पास भी उतना। बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी, टेस्ट दे रहे हैं हमारे नंबर नहीं आ रहे। अरे भाई आएंगे कैसे, आएंगे कैसे? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भैया रट लो बेटा। सर रटना भाई, नीट में अगर नहीं रटोगे नहीं होगा सिलेक्शन, गारंटेड बात है, क्लियर कट बात है। अगर कोई ये बोल रहा है कि भैया नहीं रटने से, भाई रटना पड़ेगा, सीधी सी बात है। नीट है वो, बोर्ड नहीं है। नहीं आ रही समझ बात? रटना जरूरी है, तुम्हें पहाड़े रटने पड़ेंगे, 1 से लेकर 30 तक पहाड़े याद करो। टाइम बचाओ ना, टाइम यहीं से तो चुराया जाएगा। टाइम बचाना नहीं है, टाइम की डकैती करनी है। मूवी आई थी ना वो एवेंजर वाली, वो बोलता ना टाइम डकैती, टाइम की डकैती करनी है भाई। टाइम चुराओ, चुराना पड़ेगा और चुराया जाएगा इन्हीं चीजों से। तो जितना ज्यादा आप याद कर सकते हो आपका काम उतना ही ज्यादा बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो कितने एटम है भैया यहाँ पर आयरन के 4 एटम है, क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है भाई, यहाँ पर हमारा परसेंटेज कंपोजिशन खत्म होता है, कोई दिक्कत वाली बात। अब एक और परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक है और वो है आइसोटॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या है भैया वो टॉपिक? उस टॉपिक का नाम है बच्चे आइसोट्रॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है भैया? आइसोटॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे इसको हम? आइसोटॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज मोलर मास। क्या बोलेंगे भाई? एवरेज मोलर मास। या फिर इसका हम एक और नाम लिख सकते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल मोलर मास। ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं बेटा, ये चीज आपने क्या रखनी है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है? अब सवाल ये है कि यहाँ पर भैया होगा क्या, उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, क्लोरीन का मोलर मास कितना है? 35.5, लेकिन वो उसका सिंगल एटम का नहीं है बेटा, वो यही होता है एवरेज एटॉमिक मास होता है। कैसे मैं बता दे रहा हूँ। क्लोरीन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं जी? क्लोरीन का आइसोटॉप होते हैं 2, एक होता है 17, 17 दूनी 34 और एक क्या हो गया 35 हो गया, और एक हो गया 17, 17 का क्या हो गया 37 हो गया। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? तो ये 2 आइसोटॉप है, यानी कि एक क्लोरीन का मोलर मास कितना है? 35 है, एक का मोलर मास कितना? 37 है। नेचर में जो इसकी परसेंटेज है वो 75% है, इसकी परसेंटेज कितनी है? केवल 25% है। समझ में आ रही बात? ये कितना है? 75%, ये कितना है? 25%। समझ में आ रही बात? तो चूंकि 75% है इसीलिए इसका जो एवरेज आता है वो किसके आसपास आता है वैल्यू? वो 35 के आसपास आता है, और उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना निकालते हैं? 35.5 हम यहाँ पर निकालते हैं। नहीं आ रही भाई समझ बात? क्लियर है? अरे आ रही के बात समझ में? चलो, तो अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो इसके लिए फार्मूला है, वो आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है कि जब भी आप क्या निकाल रहे हैं, मोलिकुलर वेट कौन सा निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, तो जितने भी आपको आइसोटॉप दे रखे उसको यूज कर लेना है। M1x1 प्लस M2x2, कहीं पर 3 होंगे तो क्या यूज कर लो? M3x3, 3 से ज्यादा वैसे मिलेंगे भी नहीं आपको, एंड सो ऑन, और डिवाइडेड बाय किससे कर दो भैया? x1 प्लस x2 प्लस x3। सर ये क्या बोला है? मैं सो ऑन लिख देता हूँ, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। ये क्या वाला है सर? ध्यान सुनिएगा। M से तो आपको पता लगेगा, M से क्या हो गया आपका? मास हो गया। मास कौन सा? मोलर मास। जैसे मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्या यूज करेंगे हम? 35। सेकंड वाले में क्या यूज करेंगे? 37। समझ में आ रही बात नहीं? क्लियर है? तो ये क्या है हमारा? M1 M2 M क्या है यहाँ पर? आप क्या ले रहे? एटॉमिक वेट ले रहे। क्या ले रहे? यहाँ पर ले रहे भैया एटॉमिक मास ले रहे। क्या ले रहे भैया? एटॉमिक मास ले रहे, ठीक है? और x1, ये x क्या हो गया आपका? x हो गया आपका कि ये कितने परसेंटेज मौजूद है। आ रही बात समझ में? या ये किस फ्रैक्शन के अंदर क्या है?
मौजूद है, तो ये आपका क्या हो गया, x1 x2 और x3 हो गया। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में बोला कि जो क्लोरीन का आइसोटोप है 17 और 35, ये और क्लोरीन का जो आइसोटोप है 17 और 37, ये रेशियो में पाया जाएगा भैया आपके 3:1 के अंदर। किसमें मिलेगा, 3:1 के अंदर। यानी वही है कि 75% है, आपका क्या है 25% है। अब या आपको रेशियो में आंसर गिवन हो, रेशियो में वैल्यू गिवन हो, या फिर परसेंटेज में गिवन हो, तो एक्स में डायरेक्ट उठा के रखनी, आपको कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि बात तो वही है। भाई मान लो मैं यहाँ से 75 लिख दूं, यहाँ पे 25 लिख दूं, फिर 25 कॉमन लूं, तब भी तो 3:1 आएगा ना निकल के। नहीं आ रही समझ बात, आ रही है ना। अच्छा, इसमें बेनिफिट क्या होगा, इसमें बेनिफिट होगा आपको एक स्टेप बढ़ाना नहीं पड़ने का। सर नीचे फिर क्या x1 x2 में क्या कर दो, इन रेशियो को क्या कर दो, ऐड कर दो। मैं आपको दोनों तरीके से समझा के बताता हूँ, ठीक है, क्लियर है। देखिएगा, पहला तरीका तो मैं इसी के अकॉर्डिंग लेकर के चलता हूँ। पहला तरीका वो जो आपको मन पसंद है, जो आपको लुभावना लगता है, ठीक है। चलिए, 3:1 का मतलब क्या है, टोटल कितने हिस्से हैं, 4 में से 3 हिस्से का मतलब कितना हो गया भैया 75%, इसमें से कितना हो गया आपका ये 25%। कोई दिक्कत वाली बात है। अब अगर मैं इसके लिए वैल्यू यहाँ पर पुटअप करता हूँ, तो एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू देखिएगा क्या आएगी मेरी निकल के। क्लोरीन का कितना है m1 35 इंटू में कितना आ गया 75, प्लस क्लोरीन का कितना है दूसरा का 37 इंटू में क्या आ गया 25, डिवाइडेड बाई क्या रखना 75 प्लस 25, हाँ या ना। समझ में आ रही बात आपके भाई, क्लियर है भाई। नीचे परसेंटेज यूज करना, 75 ऊपर से क्या ले लो एलसीएम ले लो, ये 25 क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, ये कॉमन ले लिया, सॉरी जैसे 25 आपने कॉमन लिया तो 35 इंटू क्या बैठेगा 3 प्लस 37 इंटू में क्या बैठेगा ये 1 बैठेगा, हाँ या ना बैठेगा। डिवाइडेड बाई क्या हो गया भैया आपका 100 हो गया, और 25 से कटेगा कितना आ गया 4 बार 35 या 105 प्लस क्या आ गया भैया 37, डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। और जब वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो ये कितनी आएगी 35.5 ही निकल करके आएगी। ये तो तरीका है वो जो आपके लिए मनपसंद है, जिसमें आप करना प्रीफर करते हो। ये तरीका है वो जिसमें आप डायरेक्ट आपको पर उसमें मिले, रेशियो में मिले, चाहे परसेंटेज में, डायरेक्ट यही वैल्यू पुटअप कर देनी है, ठीक है। कैसे है आप ध्यान से देखिएगा। सर मैंने इधर क्या निकाला, इधर ध्यान दो, मैंने निकाला m एवरेज इक्वल टू ये कितना है 35 इंटू क्या दे रखा 3 का रेशियो में, तो मल्टीप्लाई क्या कर दिया 3 से, प्लस क्या है 37 इंटू में क्या दे रखा 1 दे रखा, डिवाइडेड बाई क्या कर देना है 3 प्लस 1 कर देना है। सारी बात समझ, चेक कर लो। तो ये क्या आ गया तुम्हारा 35 या 105 प्लस कितना आ गया 37, डिवाइडेड बाई क्या आ गया 4। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं आ रही, क्या निकल गया आ रही, इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 35.5। अब ये करोगे ना आप इसमें तो एक स्टेप आपका बच जाता है, और आप ये करोगे तो एक स्टेप इसमें क्या लगेगा आपका एक्स्ट्रा लगेगा, वही कॉमन लेके काटने वाला, 2 स्टेप आपके क्या लगेंगे एक्स्ट्रा लगेंगे। चीजें कॉम्प्लेक्स भी होंगी ये वाली, समझ में आ रही बात। तो अगर कभी आपको परसेंटेज में वैल्यू गिवन है तो उसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर लो, मनी मन में ज्यादा इजी हो जाएगा। नहीं यार समझ में बात आ रही है ना, ठीक है। अगर आप कर सकते हो, ऐसे नहीं कि करना ही करना है, अगर आप क्या कर लिए भैया, अगर आप कर सकते हो तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। समझ में आ रही बात भैया, अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात। चलिएगा एक और क्वेश्चन करके दिखाएं है भाई, एक और क्वेश्चन है वो देखिएगा। एवरेज एटॉमिक मास यूजुअली निकाला जाता है यहाँ पर, इसके अलावा और कोई वैरायटी नहीं बनती। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं हम यहाँ पर कि मेरे पास में एक एलिमेंट है कार्बन है, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 60% है, कार्बन 14 है। चलिए तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास में कि कार्बन 12 में कितना गिवन है वो 60% है, कार्बन 14 कितना गिवन है वो 40% है। तो एम एवरेज की वैल्यू आपने क्या करनी है भैया, निकालनी है। आ रही बात समझ में, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब देखो, अब आपने इसे क्या करना, एम एवरेज आप निकालेंगे। m1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 12, कितने परसेंट गिवन है 60, m2 की वैल्यू कितनी 14, कितने परसेंट गिवन है 40, 60 और 40 कितना हो गया 100 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात, 12 छिक 72 यानी के 720, 14 चौका 56, 560 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 100। आ रही बात समझ, 7 और 5 12, 60 और 20 80 कितना हो गया 1280 बटे 100 यानी कि 12.80 ग्राम इसका क्या आ गया एवरेज एटॉमिक मास निकल के आ गया, ठीक है। 12 पॉइंट समथिंग क्यों निकल के आया, क्योंकि कार्बन 12 की मेजोरिटी है, समझ में आ रही बात, इसीलिए 12 के पास में आया। अब एक तरीका तो है ये, दूसरा तरीका क्या है कि माइंड में ही अगर आप कैलकुलेट कर पाए तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अगर आप इसे बिना कॉपी पेन के कर पाए तो इजी रहेगा। क्या लगे भैया 12 छिक 72, 720, 14 चौका 56, 720 और 56, 1280 बटे 100 आंसर आ गया। 10 सेकंड लगे,
ठीक है सर, हमें तो सॉल्व करने का ही कीड़ा है सर, उसमें उससे करेंगे हम तो रेशियो वाले फॉर्मूले से। तो देख लो आप, ये टोटल कितना हो गया 100%, 100 में से 60% ये हो गया, मतलब कितना हो गया 3 रेशियो, भाई 3:2 में आएगी वैल्यू, आएगी कि नहीं आएगी। अब क्या करना आपको, 12 तिया 36, 14 दूनी 28, बटे में क्या रखना 5, 12 तिया 36, 14 दूनी 28, बटे में क्या रखना 5। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि आप चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करें, जिस रूप में आपको सिंपल लग रहा है उस रूप को फॉलो करें। कोशिश करें कि बिना कॉपी पेन के 12 6 72, 14 चौका 56, 700 1280 डिवाइडेड बाय 100, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी थी भाई, ये वैल्यू थी हमारी परसेंटेज कंपोजिशन को लेकर के, सॉरी आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। फ्रैक्शनल मास बोलते हैं इसको, आइसोटोपिक मास भी बोलते हैं, और इसके अलावा परसेंटेज अबंडेंस के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। समझ में आ रही बात? अरे भाई क्लियर है? तो इस तरह से आपने क्या रखना है, इस तरह से आपने इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है भाई, आता कोई परेशानी? जो आज पढ़ाया समझ में आ गया? तो ये टॉपिक हमने क्या पढ़ा था बेटा, ये टॉपिक हमने शुरू किया था और वो टॉपिक हमारा क्या हो गया, ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। क्लियर है भैया? अब आज हमने क्या देखा, आज हमने बस अपना यही देखा। अब अगली क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे, अगली क्लास में हम बात करेंगे भाई अपने उसके बारे में, क्या बोलेंगे, जो हमारा वो होगा स्टोइकियोमेट्री वाला पोर्शन होगा बेसिकली, अगली क्लास में हम उसको क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, ठीक है। और वो टॉपिक क्या है हमारा, एम्पेरिकल फॉर्मूला देखेंगे पहले हम अगली क्लास में, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। उसके बाद में लिमिटिंग रिएजेंट। तो 2 लेक्चर में ये मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।